हेलो बच्चों, तो आज हम सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। क्लास आपकी 12th और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और बेटा उसका कोड है 041। तो बेटा मैं बिना टाइम खराब किए यहाँ पे सेक्शन ए उठा रहा हूँ और सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स से ले रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से ले रखा है। क्वेश्चन काफी प्यारे प्यारे आगे मैं करवाऊंगा, देखना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स आपके पास, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए आपका जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा ऑप्शन को देखने से पहले ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या डायगोनल एलिमेंट्स बोलो, वो जीरो होते हैं। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो बेटा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो। ये चीज आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। अब मैं ऑप्शन पे चलता हूं, ऑप्शन दिखा भी देता हूं। तो बेटा यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है एकदम से, ना ये देखना है ध्यान से। अब आप उस ऑप्शन को ढूंढो जहां पे ये लिखा हो कि ए आई जे जीरो होगा और आई जब जे के बराबर होगा। आई जे के बराबर कब होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पे होता है, आपको पता हो। जैसे ये A11 होता है, ये A22 होता है, ये A33 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे चलिए, देखो सीधा सी ऑप्शन पे ये कह रहा है कि आई आपका जे के बराबर है, बोलो है या नहीं। और उस टाइम ए आई जे जीरो है, उस टाइम आपका ए आई जे जीरो। क्लियर है बेटा। तो मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट बच्चों जीरो होते हैं। तो ये तो फालतू की चीजें लिख दी हुई कुछ भी। ये कह रहा है कि जीरो नहीं होने चाहिए, आई जे के बराबर है। ये कह रहा है सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए आई जे के लिए। ये कह रहा है ए आई जे 1/ai होगा। ये फालतू की बातें हैं। तो सीधा आपका दिमाग वहां जाना चाहिए जहां पे इक्वल जीरो कुछ करके लिखा हो। तो बेटा यहाँ पे इक्वल जीरो करके लिखा है और आई जब जे के बराबर है तो मतलब कि डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट की। डायगोनल एलिमेंट अगर आपके जीरो है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोल रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 दे रखा है। मतलब आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ए, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दिया गया है -3। तो आपसे बेटा पूछा है ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, आपसे ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पूछा है। तो भैया क्वेश्चन बहुत आसान है, इस पे प्रॉपर्टी लगेगी डायरेक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देखिएगा, ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो कहलाता है ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो क्या कहलाता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। तो मैं यहां पे इसको ए पढ़ूं और पिछले को बी पढ़ूं, तो ये क्या है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। बिल्कुल राइट बात सर, आपने प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब बस इसका आंसर आ गया समझो। ए का डिटरमिनेंट आपका फिलहाल दे नहीं रखा, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान होना चाहिए। ए का जो डिटरमिनेंट है, ये भी प्रॉपर्टी यूज हो गया अब इसमें। ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। बिल्कुल राइट सर, ये भी होता है। ए का जो डिटरमिनेंट है वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या मैं इस ए के डिटरमिनेंट को ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कह सकता हूं, बिल्कुल सर आपने प्रॉपर्टी यूज की। इनटू में ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और भी लिखा हुआ है, दोनों जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू ला के रख दो, सॉरी ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू ला के रख दो। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 है, वो यहां भी रख देता हूं बेटा। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 है, वो यहां भी रख देता हूं। दोनों जगह मैंने -3 रख दिया। और बेटा ये सोल्व करके आया 9, ये सोल्व करके आया 9। चेक करो ऑप्शन कहीं है जिसमें 9 हो। ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन आपके पास है जिसमें 9 है। ऑप्शन ए फिलहाल बेटा करेक्ट होता है, ऑप्शन ए फिलहाल करेक्ट होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय। देखो ये वेक्टर पे क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन वेक्टर पे है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखो
आपके पास अगर ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसका एरिया अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट से निकालना है तो कैसे निकालते थे? हाफ इंटू में ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर आप क्या कह सकते हो, हाफ इंटू में बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर हाफ इंटू में सी बी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक तो सबसे पहले ये देखो हाफ किसके आगे लिखा है, हाफ ना तो इसके आगे लिखा है, ना तो ऑप्शन ये सही है, ना इसके आगे लिखा है, ना ऑप्शन ये सही है बेटा, ना ये इसके आगे हाफ लिखा है, ऑप्शन ये भी सही नहीं है, मतलब बचा ए की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए बी क्रॉस ए सी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, हाफ भी है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वेक्टर फॉर्मेट में बेटा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। यस बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोल क्या रहा है इसमें कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। भैया के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं लिमिट से ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है अपना, कंटिन्यूटी से ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, के की वैल्यू पूछना, लैम्बडा पूछना, इस टाइप का। तो यहाँ पे के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है तो वहां पे LHL RHL एफ ऑफ पॉइंट बराबर होते हैं, या तो आप ये बात कहो, या फिर आप कहो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉइंट की किसकी बात हो रही है? 0 की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये दो डेफिनेशन है बेटा, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL ही होता है, तभी लिमिट एग्जिस्ट होती है, और एफ ऑफ 0 अलग लिखा है, ठीक है। तो यहां पे आप ये चीज लगाओगे, ये चीज लगाओगे, आपके पास के आएगा, क्योंकि के लाने के लिए कम से कम एक इक्वेशन होनी चाहिए, और एक इक्वेशन मैंने बना दी। अब देखो यहां पे ये सोल्व करूंगा, फिर अपना मामला सही हो जाएगा। यहां पे तो मैं ये सोल्व करता हूं पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स सोल्व करता हूं। तो भैया आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स सोल्व कर रहे हो, तो देखो भैया जब एक्स आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास ये चीज है, एग्जैक्ट 0 है तो के है, तो 0 को अप्रोच कर रहा है सर, तो भैया 1 माइनस में कोस 4x अपॉन में लिखो 8x स्क्वायर। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। अब आपने पढ़ा होगा कि आपको लिमिट सोल्व करनी है भैया। लिमिट कैसे सोल्व करते हैं? पहले लिमिट भर के देखो, जब कोस 0 हुआ तो वो 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, ये 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। तो फिर सर कैसे सोल्व करें? तो भैया इसको आप सोल्व कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। पहले फॉर्मूला देखो, 1 माइनस कोस कुछ लिखा है ऊपर, मैं आपको पढ़ाता हूं कि 1 माइनस कोस कुछ क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2। ये आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल सर याद है। तो फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कोस कुछ का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, 4x/2 मतलब 2x। नीचे लिखा है 8x स्क्वायर, नीचे लिखा है 8x स्क्वायर। अब ये 2 से 4 पे कट गया, 2 से 4 पे कट गया, आपके पास आया क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x और अपोन में 4x स्क्वायर। और ये तो बहुत काम की चीज आ गई। आपको एक स्पेशल लिमिट पता होगी बेटा। स्पेशल लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई x सर 1 होता है। जब ये मामला सेम हो और ये मामला 0 को अप्रोच करे तो भैया ऐसी जगह पे आप 1 कहते हो। तो मेरे पास सारी चीजें आ गई। देखिएगा कैसे, अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 2x भी 0 की तरफ ही जाएगा। बिल्कुल सर। ऊपर साइन 2x का स्क्वायर है तो साइन 2x लिख लेता हूं, नीचे भी 2x का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, तो 2x लिख लेता हूं। नीचे 2x का स्क्वायर था, ऊपर साइन 2x का स्क्वायर था, क्या सारे का स्क्वायर बोलेंगे? बिल्कुल सर। और अब आपको पता होगा कि लिमिट पावर में भी जाता है, लिमिट बेटा डिवाइड में भी आता है, लिमिट मल्टीप्लाई में भी चला जाता है, लिमिट जोड़ में भी चला जाता है। तो इसका मतलब लिमिट अंदर जा सकता है सर इसमें। बिल्कुल। तो आप लिमिट को अंदर ले जाओगे। लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई 2x और सारे का स्क्वायर, मतलब कुल मिला के मामला सर ये अंदर 1 बन गया और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपने इस चीज को सोल्व करके 1 ला दिया। तो क्या सर मैं यहां 1 लिख दूं? बिल्कुल बेटा 1 लिख। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? k है सर। तो k की वैल्यू 1 आई,
मतलब कि 1 के लिए जब k आपका 1 होगा उस टाइम ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो चेक करो ऑप्शन कौन से में है, 1 सी ऑप्शन में है बेटा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना करेक्ट होता है, सी ऑप्शन बेटा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि इफ f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स देन f ऑफ x इज। तो भैया कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल एक काम करना है, f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स लिख लेना है और अब कर देना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना है, दोनों साइड बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन लगा देना है। जी सर बिल्कुल राइट बात। अब आपको पता है इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि ये मामला f ऑफ x हो गया। बिल्कुल सर एकदम सही बात है, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव वो है तो उसके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन f ऑफ x होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको आता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 पावर में एक जोड़ा अपॉन में यू का यू, 1 बाई एक्स का भी आपको इंटीग्रेशन आता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x। और आपको पता है इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ता है। तो बेटा f ऑफ x की वैल्यू आई x स्क्वायर बाई 2 प्लस में log mod x प्लस c। तो ये है ऑप्शन आपका बी, ये है ऑप्शन आपका बी। तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोल रहा है कि इफ m एंड n रेस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। m बोल रहा है कि ऑर्डर है, n बोल रहा है कि डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देन m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो भैया ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर को m बोला है, डिग्री को n बोला है। तो मैं m निकालता हूं, n निकालता हूं, फिर जोड़ करता हूं, फिर पता करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो m n निकालने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स इसका करना है, d बाई डी एक्स किसका करना है, dy बाई डी एक्स सारे की पावर 4 का। तो पावर आगे आपको मालूम होगा, पावर में से एक कम। जी सर अंदर का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू उधर 0। अब हम यहाँ पे तसल्ली से ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है बेटा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर 2 मतलब m की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू 2 आ गई। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है भी नहीं। तो बेटा ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे डिग्री पूछी है, तो डिग्री डिफाइंड होगी, इसका मतलब वो डिग्री होगी क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर 1 है बेटा यहाँ, तो डिग्री 1 होगी, मतलब प्लस में n की जगह 1 लिखोगे। ऑर्डर 2 n था, डिग्री 1 जो n है, 2 जमा 1 3। ऑप्शन सी करेक्ट बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एलपीपी के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, आसान सा क्वेश्चन एकदम। बोल रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4 इज। ऑप्शन ए में दे रखा है एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, बी में दे रखा है कि भैया ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। इस तरह से कुछ और 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मामला समझिए है क्या। तो मैं देखो ये एक बार आपको समझा देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले आप इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन खींचिएगा ना, इससे लाइन मिलेगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लाइन देगी। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है इसकी, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 4 है। हालांकि यहाँ पे लाइन आएगी नहीं, डॉटेड करके आएगी क्योंकि इक्वल नहीं है, फिर भी हमें एक अंदाजा तो होना चाहिए लाइन कहाँ से जा रही है। मतलब इसका ग्राफ तो बनाऊं मैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे x की जगह 0 लगाओगे तो y की वैल्यू 4/5 आएगी, रफ स्केच है। x की जगह 0 लगाओगे तो y की वैल्यू 4/5 देख लो, y की वैल्यू 4/5। जब आपका x 0, जब आपका x 0 तो y की वैल्यू 4/5 आ रही है। जी सर y की जगह 0 लगाने पे x की वैल्यू 4/3, तो y की जगह 0 लगाने पे x की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 4/3 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है जी सर, x की जगह 0 लगाया, y की वैल्यू 4/5, y की जगह 0 लगाया, x की वैल्यू 4/3। तो ये वाली लाइन यहाँ पे बनती है भैया, पर लाइन आपको बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया और इसी वजह से ओपन हाफ प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपन हाफ प्लेन। ये खूब अच्छे से बताया। इसके बाद मैंने ये कहा है कि हमेशा क्या करो
या तो उधर का कोई पॉइंट रखो या इधर का, पर फिलहाल ओरिजिन पे बात चल रही है तो ओरिजिन ही रखते हैं, है ना, 0 0 ही रखते हैं बेटा, 0 0 रखते हैं। 0 0 इसमें रखना है, किसमें, इसमें रखना है, इसमें। जब आप इसमें 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, लेस देन 4 होगा, बिल्कुल राइट सर, ये बात ट्रू है सर। 0 0 रखा तो इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब जो इसका रीजन है वो ओरिजिन की तरफ आएगा बेटा, इसका जो रीजन है वो किसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। 11th में भी आता है ये मामला, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसको क्या कहोगे भैया, डॉटेड की वजह से ओपन, है ना, डॉटेड की वजह से ओपन, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट बेटा, ऑप्शन बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोल रहा है कि द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, आपको इस वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन उस पे निकालनी है। तो मैंने आपको समझाया बेटा, अगर ए वेक्टर की स्केलर प्रोजेक्शन ऑन किस पे हो, बी वेक्टर पे, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर हो तो सीधा फॉर्मूला ये है कि ऊपर तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड, नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकालने उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो बिल्कुल राइट सर, फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊपर तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट, सर डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, इसकी आई वाले की आई वाले के साथ 3, जे वाले की जे वाले के साथ -2, के वाले की के वाले के साथ प्लस का 6, नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस के साथ वाले का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9। तो मामला कुल मिला के आया 6 और 3 आपके 9 बनते, 9 में से 2 गया तो 7, और नीचे भैया √14 दिख रहा है, नीचे √14 दिख रहा है। तो चेक करो कि 7/√14 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। साफ साफ फॉर्मूला है, अगर ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी है तो ऊपर दोनों की डॉट, नीचे जिस पे निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड। अगर बी की ए पे निकालनी होती तो ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे ए का मैग्नीट्यूड आता। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, और वो भी डेफिनेट इंटीग्रल का है बेटा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको सोल्व करता हूं तभी वैल्यू पता चलेगी। 2 से 3 x/x² + 1 dx है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अगर नीचे फंक्शन मिल जाए ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिल जाए तो इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड फंक्शन। ये याद होगा आपको, जैसे कि यहां देखिएगा, ये नीचे x है जो फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो आपने रूल क्या याद किया है, लॉग मोड फंक्शन + c। ये हर जगह अप्लाई होता है ऐसा, हर जगह। नीचे फंक्शन x था, ऊपर डेरिवेटिव लॉग मोड फंक्शन + c। ऐसा ही मैं यहाँ पे क्या मामला करता हूं, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लेता हूं, बनाओ सर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन चुका। तो 1/2 लिख के, आगे वाला 1/2 है, लॉग मोड फंक्शन लिख दो भैया। नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, चेक कर लो, लॉग मोड फंक्शन, और लिमिट आपको दिख रही होगी कि 2 से 3 है। तो यहाँ पे +c लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में +c कट जाता है, अपर माइनस लोअर करते हो तब। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2। अपर लिमिट भरते 3 भरो, तो 3 भरोगे तो log 9 + 1 10, जी सर log 10, माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर भर दो, 4 + 1 5, log 5। अब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आपका हाफ, log m - n क्या होता है, log m - log n क्या होता है, log m/n होता है, 10/5 होगा, 2 पे कटेगा तो log 2 आ गया। तो बेटा ये हाफ इंटू में log 2 आ गया। चेक करो, हाफ इंटू log 2 है कहीं, बिल्कुल सर सी ऑप्शन में है। तो बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है, सी ऑप्शन बच्चों आपका एकदम करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है बेटा, है ना, मैट्रिक्स से है क्वेश्चन। बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, वो नॉन सिंगुलर होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सर। आगे बढ़ो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
फिर बात कर दी इनवर्स पे। वो इसलिए नॉन सिंगुलर बोला है क्योंकि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो नॉन सिंगुलर। ठीक है जी सर। तो भैया ये वाला मामला इनमें से किसके बराबर होगा, मतलब A इंटू बी इनवर्स और सारे का इनवर्स किसके बराबर होगा। तो आप प्रॉपर्टी अच्छे से जानते होंगे कि ए बी का जो इनवर्स है वो सर B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है, ये हमें पता है। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, ये A पढ़ूंगा, इसको B पढ़ूंगा, तो ए बी का इनवर्स मैं क्या लिखूंगा, B, इसको B पढ़ रहा हूं, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर। थोड़ा सोल्व करता हूं और ये भी बेटा आपको पता है कि A इनवर्स का इनवर्स A होता है। जी सर, A इनवर्स का इनवर्स A होता है। तो यहाँ पे B इनवर्स का इनवर्स आपका B हो जाएगा इंटू A इनवर्स आपका लिखा जाएगा। अब चेक करो ये मामला किसके बराबर आया, तो ये मामला C ऑप्शन के बराबर आ गया। C ऑप्शन में B इंटू A इनवर्स है, तो C ऑप्शन बच्चों एकदम करेक्ट होता है, C ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सैंपल पेपर के वो 10-10 क्वेश्चन करके करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप से मैं करवाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने आपको कुछ अच्छे से करवाया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।